ओके बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग प्रिज्म पढ़ रहे थे। प्रिज्म में काफी कुछ अपन ने कंप्लीट कर लिया था चीजें, कुछ छोटी छोटी चीजें बाकी थी, तो छोटी छोटी चीजें कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर अपन अपना डिस्कशन के लिए बोला था। तो ठीक है, उसके बाद डिस्कशन के लिए बोला था मैंने, बिगिनर बॉक्स बोला था लेंस के वगैरह करके आने के लिए, तो वो डिस्कस करेंगे। चलिए, तो प्रिज्म में हमारा बचा क्या था। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको एंड में प्रिज्म के डिविएशन का ग्राफ बताया था। द ग्राफ फॉर डिविएशन ऑफ प्रिज्म, द ग्राफ फॉर डिविएशन ऑफ प्रिज्म वाज लाइक दिस। इस तरह का कुछ ग्राफ आता है। कुछ बच्चों ने कुछ मैथमेटिकल उनके पास टूल्स थे, उन्होंने उससे ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाया था। तो यस, दैट वाज सिमिलर काइंड ऑफ ग्राफ। मतलब अगर जो डिविएशन की इक्वेशन आती है उससे अपन ग्राफ बनाए तो वो इसी टाइप का ग्राफ आता है। इस ग्राफ में एक पॉइंट दिखता है जहां पर डिविएशन मिनिमम है। अच्छा, ये ग्राफ जो है वो मैंने मैक्सिमम डिविएशन कब बताया था इसमें, जब इंसिडेंस एंगल मैक्सिमम हो जाता था 90 डिग्री। ठीक है, और यहां देखो मैं सारे ही इंसिडेंस एंगल के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। सो एक्चुअली मैं एज्यूम कर रहा हूं कि A was less than C. Only in this case all of the incidence angles पर लाइट बाहर आती है। अगर if A was greater than C and less than 2C, in this situation there is a dependency on incidence angle. हर इंसिडेंस एंगल पे लाइट बाहर इमिट ही नहीं होती, तो हर इंसिडेंस एंगल के लिए ग्राफ बनाना भी नहीं चाहिए था। तो ये ग्राफ कब वैलिड है, जब A लेस देन C था और A C 2C के बीच में होगा। In that case graph is changed. तो अब जो ग्राफ बनता है इट इज लाइक दिस। अब जो ग्राफ बनता है इट इज लाइक दिस। अब ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। एक आई नॉट एंगल से स्टार्ट होगा, हमने पढ़ा था जब A C से बड़ा होता है 2C से छोटा होता है तो इंसिडेंस एंगल पे कंडीशन होती है जब I ग्रेटर देन आई नॉट होता है तभी लाइट रे बाहर आती है प्रिज्म से। तो प्रिज्म से बाहर लाइट इमर्ज हो उसकी कंडीशन होती है कि इंसिडेंस एंगल आई नॉट से बड़ा होना चाहिए। तो ग्राफ शुड बी ड्रॉन आफ्टर आई नॉट एंगल, और मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल तो π/2 रख सकते हैं अपन, तो यहां तक ग्राफ बनना चाहिए ना। अगर आपको याद हो जब इंसिडेंस एंगल आई नॉट होता है तो इमर्जेंस एंगल 90 हो जाता है, और जब इंसिडेंस एंगल π/2 होगा तब इमर्जेंस एंगल फिर आई नॉट हो जाएगा बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, है ना भाई। आई नॉट एंगल पे लाइट आके π/2 पे निकलेगी तो π/2 पे आके आई नॉट पे निकलेगी। तो इन्हीं दोनों पॉइंट पर ही देखो डिविएशन मैक्सिमम आएगा। अब एक ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, मैक्सिमम डिविएशन दो दो पॉइंट पे दिखता है हमको, और मिनिमम वाला केस तो आप जानते ही हो, वो तो आपको पता ही है। इस समय आई और इक्वल हो जाते हैं जब डेल्टा मिनिमम होता है। So when A is between C and 2C, graph for deviation look like this, and when A is less than C, graph for deviation look like this. चलो, बहुत सारे मेरे पास लोगों की कुछ लिखे हुए मैसेज आ रहे हैं सर। सोहम ने कुछ अजीब सी चीजें पूछी है। सोहम अभी ये फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है तो इसको बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है सोहम, चलिए कोई बात नहीं। अभी जो अपन ने ग्राफ पढ़ा इसमें कोई डाउट सर? हाँ सर, जो A लेस देन C वाला केस है उसके अंदर आई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी क्या? क्योंकि अगर उसको नेगेटिव रीजन में एक्सटेंड करे तो वो हमारे उस वाले ग्राफ से मैच करेगा। यस, A लेस देन C के केस में ग्राफ में आई नॉट नेगेटिव आ जाता है तो वो एक्चुअली एक्सटेंड हो जाता है और इस वैल्यू पे मैच कर जाता है। बिल्कुल सही, तो मतलब जब I बराबर π/2 रखा है हमने तो E आई नॉट आएगा, तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में आई नॉट के बराबर होगा। फिर से बोलो। I बराबर π/2 होगा तो E आई नॉट होगा और वो मैग्नीट्यूड में आई नॉट के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड नहीं, ओवरऑल नेगेटिव आएगा उस केस में। तो मतलब इस सिचुएशन में अगर हम इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री रखते हैं ना, ये दिया हुआ है 90 डिग्री में, तो इसमें इमरजेंस आई नॉट ही आता है, बट दैट आई नॉट इज नेगेटिव। लाइक इस तरह से कोई सिचुएशन होती है कि लाइट रे इमर्ज जो होती है वो अब यहाँ पे ना नॉर्मल एक्चुअली इस तरफ रहता है, ये नॉर्मल ऐसा कुछ है और लाइट रे ऐसे इमर्ज होती है यू। तो हम लोग जो नॉर्मली लाइट रे को ऐसे नीचे की तरफ दिखाते हैं वो ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए उसको नेगेटिव बोल देंगे। आया समझ में पॉइंट? यस सर। चलिए ओके, आगे बढ़ते फिर एक और डाउट आ रहा है कि सर I माइनस आई का कोई भी केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं कि माइनस आई का कोई भी केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। इंसिडेंट लाइट अपन यहाँ नॉर्मल से नीचे से सेंड करते हैं। अगर इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के ऊपर से ऐसा सेंड करे
तो उसको नेगेटिव आई नॉट बोल सकते हैं। ठीक है, हमने वो कंसिडर नहीं करा था ज्योमेट्री वगैरह में, पर वैसा केस भी हो सकता है ना, वो पॉसिबल तो है ही फिजिकली। चलो, तो एक छोटी सी चीज देखना थी अपन को, तो ये कंप्लीट कर ली। अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। तो मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ, ये देखो, मान लो एक प्रिज्म 30 डिग्री डिविएशन क्रिएट कर रहा है फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, वन इज 20 डिग्री एंड वन इज 70 डिग्री। एक प्रिज्म है जो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम डिविएशन क्रिएट कर रहा है, एंगल 20 डिग्री और एंगल 70 डिग्री, दोनों पे डिविएशन सेम है। तो बताओ इस प्रिज्म का प्रिज्म एंगल क्या है? फाइंड प्रिज्म एंगल ऑफ दिस प्रिज्म, फाइंड प्रिज्म एंगल ऑफ दिस प्रिज्म। वेरी गुड निमित, चलो सभी बच्चे मेरे को बढ़िया आंसर दे रहे, सही आंसर दे रहे, वेरी गुड। यस, इन दिस केस याद करिए आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा होता था, और आई और ई का पेयर होना चाहिए। अगर दो एंगल इंसिडेंस पे सेम डिविएशन है तो आई और ई होना चाहिए। सो 20 प्लस 70 शुड बी ए प्लस डेल्टा इज 30। तो यहाँ से ए देखो आ जाएगा 60 डिग्री, बिल्कुल सही। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये, है ना। आगे बढ़ते, ओके, आई हैव अ प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने √2 दे दिया। आई हैव अ प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने √2 दे दिया, एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म लेट्स से 60 डिग्री है। एंगल ऑफ प्रिज्म लेट्स से 60 डिग्री है। व्हाट इज द मिनिमम डिविएशन कॉज्ड बाय दिस प्रिज्म? इस प्रिज्म से मिनिमम डिविएशन क्या बनेगा? व्हाट इज द मिनिमम डिविएशन कॉज्ड बाय दिस प्रिज्म? करो, डेल्टा मिनिमम बाय दिस प्रिज्म करो। What is the minimum deviation caused by the prism? कई बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास, देखते हैं। चलो अब मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। डेल्टा मिनिमम के लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि प्रिज्म का जो म्यू होता है इट इज साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। तो इस रिलेशन को यूज करके हम अगर डेल्टा मिनिमम दिया है तो म्यू निकाल सकते हैं, और म्यू दिया है तो डेल्टा मिनिमम निकाल सकते हैं। म्यू दे रखा है अपन को √2, ए दिया है तो डेल्टा मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो ए को 60 डिग्री डाल देता हूँ, म्यू को √2 डाल देता हूँ। ए 60 होगा तो साइन 60/2 मतलब हाफ हो जाएगा, तो यहाँ डिनोमिनेटर का हाफ, उधर हाफ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज मेरे पास मिलेगा यहाँ पे साइन ए प्लस ए 60 प्लस डेल्टा मीन बाय 2। नाउ ये हो गया मेरे पास 1/√2, साइन ऑफ समथिंग इज 1/√2 मतलब वो एंगल 45 होना चाहिए। सो दिस शुड बी 45 डिग्री। यहाँ से देखो अगर ये 45 है तो पूरा 90 हो गया, तो डेल्टा मिनिमम शुड बी 30 डिग्री। यहाँ से बहुत ही जल्दी से अपना आंसर निकल गया, डेल्टा मिनिमम इज 30 डिग्री। चलो आया समझ में क्या क्वेश्चन? ये मिनिमम डिविएशन निकाल सकते हैं, प्रिज्म का एंगल बताओ और म्यू बताओ। तो चलो, तो प्रिज्म के क्वेश्चन देखो इस तरह से अपन हैंडल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। अब एक काम करते हैं, ये जो प्रिज्म है ना, इसका म्यू अननोन दे दिया मैंने, हमें नहीं पता म्यू क्या है, हमें नहीं पता म्यू क्या है। और मैंने आपको बोला कि इससे किसी एक लाइट रे का डिविएशन 30 डिग्री का हो रहा है। दिस इज प्रोड्यूसिंग अ डिविएशन ऑफ 30 डिग्री। दिस प्रिज्म इज प्रोड्यूसिंग अ डिविएशन ऑफ 30 डिग्री। आई डोंट नो कि ये मिनिमम है मैक्सिमम है क्या है, ये मुझे नहीं पता। बस मुझे पता है कि एक कोई लाइट रे मैंने ड्रॉ करके देखी तो उसका डिविएशन 30 आया है ना। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता कि ये मिनिमम है मैक्सिमम है क्या है। ठीक है, चलो बताइए इस प्रिज्म के म्यू पे क्या कंडीशन होगी? फॉर व्हाट कंडीशंस ऑन म्यू, व्हाट कंडीशंस ऑन म्यू कैन बी प्लेस्ड विद दिस डाटा? व्हाट
conditions on mu can be placed by this data. क्वेश्चन समझिए अच्छे से, है ना, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट बार में गलत ही देते, ठीक है, जैसे अभी मुझे कई बच्चों का आंसर दिख गया है और सबके गलत है ना, सबकी गलत है। आपको दिमाग लगाना है, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है ये, जितना आंसर आए सब गलत है। ठीक है अर्नव। और व्हाट कंडीशंस ऑन म्यू कैन बी प्लेस्ड बाय दिस डाटा, म्यू पे क्या कंडीशंस लगा सकते हैं? अर्नव गलत जवाब। दिमाग लगाओ, जल्दबाजी मत करो बच्चों। पाटिल गलत है। मैक्सिमम बच्चों का रिप्लाई मेरे पास गलत आ रहा है, ठीक है, वो सोच नहीं रहे ढंग से। मैक्सिमम का सबके गलत आया अभी तक। थिंक प्रॉपरली। ऋषि म्यू पे कंडीशन बतानी है, म्यू पे कंडीशन क्या होगी ये बतानी है आपको। तो सबका गलत आ रहा है, इसलिए एक हिंट दे देता हूं मैं आपको, एक छोटी सी हिंट दे देता हूं, एक छोटी सी हिंट सुनिए। प्रिज्म जो भी डिविएशन क्रिएट करता है वो मैक्सिमम या मिनिमम के बीच का ही होगा, या तो मिनिमम हो सकता है या मैक्सिमम के बराबर हो सकता है या उनके बीच का हो सकता है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो डिविएशन क्रिएट करा है प्रिज्म ने, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम डिविएशन, और इट मे बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम डिविएशन। ये दिमाग लगाना है आपको। चलो एक हिंट दे दी मैंने आपको, करो। अब बहुत से बच्चे कुछ कुछ पूछ रहे हैं मेरे से, बट यार मैंने बता दिया है, हिंट दी, अब करो। मुझे तो बस आपका आंसर चाहिए, म्यू पे क्या कंडीशन लगाओगे ये आंसर चाहिए। देखो इसमें से एक कंडीशन में सॉल्व करता हूं। इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, दिस इंप्लाइज दैट sin a plus delta by 2 upon sin a by 2 will be greater than equal to sin a plus delta minimum by 2 upon sin a by 2। सही बात है क्या? अगर डिविएशन की जो वैल्यू हमने क्रिएट करी है, डिविएशन इज ग्रेटर देन मिनिमम डिविएशन, तो उस डिविएशन से जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी वो डेल्टा मिनिमम से बड़ी आएगी, बिकॉज यहाँ पे डिविएशन मैंने बढ़ा रखा है, साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये समझो अच्छे से। सो इसका मतलब ये तो देखो म्यू होता है, दिस एक्सप्रेशन गिव्स अस म्यू, तो ये तो म्यू मिल गया मुझे। और ये एक्सप्रेशन क्या है, साइन ए प्लस डेल्टा ए 60 डेल्टा 30, तो ये तो पूरा अपना सॉल्व करके रूट 2 आ रहा था ना, ये तो अपन थोड़ी देर पहले करा था। तो यहाँ से समझ में आया कि म्यू रूट 2 से तो छोटा होना चाहिए। तो मैक्सिमम बच्चे ने मुझे ये जवाब तो दिया था कि म्यू रूट 2 से छोटा होना चाहिए, पर ये कंडीशन भी तो है, डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा मैक्स, इसको भी तो लेके सॉल्व करेंगे अपन, है ना। तो आगे बढ़ते। नाउ मैक्सिमम डिविएशन कब आता है? मैक्सिमम डिविएशन याद करो, जब इंसिडेंस एंगल आई नॉट हो जाता है तो इमर्जेंस एंगल 90 होता है, तो वो होता है आई नॉट प्लस पाई बाय 2 माइनस 6, I naught plus pi by 2 minus 6. That angle is I naught plus pi by 2 minus 6.
चलिए फर्स्ट हैंड डाउन कर सकते हो, चलो मैंने करवा दिया, ठीक है ना। सो अब ये डेल्टा मैक्स जो हो सकता है वो हमें पता है, तो ये डिविएशन उससे छोटा होना चाहिए। तो आई नॉट प्लस पाई बाय 2 माइनस से पाई बाय 2 इज 90, a is 60, so it should be 30. This is 30. So this should be greater than equal to, this should be greater than equal to the deviation given to us, which is delta, which is 30 degree, है ना। this should be greater than equal to deviation given to us, which is 30 degree. 30 30 कैंसिल, तो यहाँ से I naught greater than equal to 0 आएगा। अब I naught की कंडीशन क्या होती थी, I naught होता था sin इनवर्स म्यू sin a minus c, this is greater than equal to 0। यहाँ से कंडीशन आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों तरफ साइन लो, तो म्यू sin a minus c, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हमारे पास क्या जाएगा 0। तो हमें यहाँ पर सिंपली ये कंडीशन मिल गई कि a minus c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। a minus c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब a यहाँ से हमें कंडीशन मिल गई कि a ग्रेटर देन इक्वल टू c होना चाहिए। a was 90, 90 is greater than equal to c, है ना। c क्या है, साइन इनवर्स 1 by म्यू, बस। तो यहाँ से म्यू पे कंडीशन आ रही है, दोनों तरफ साइन ले ले, साइन 90 इज बिकमिंग 1, तो 1 ग्रेटर देन 1 by म्यू हो गया, तो यहाँ से म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। अब ये बाय चांस इस क्वेश्चन में डाटा में से गलती से ऐसा दे दिया मैंने कि म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, बाय चांस में से डाटा ऐसा दे दिया मैंने कि म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। इससे हमारे पास अलग आंसर भी आता है, इससे हमारे पास अलग आंसर भी आता है। हाँ सर इसमें a तो 60 है ना, अरे हाँ 90 लिया। सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस मैंने यहाँ पे गलत ले लिया, 90 ले लिया, ओके यस। चलो इसको 60 ले लेंगे तो sin 60 √3/2 हो जाएगा। हाँ तो देखो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 2/√3। ठीक है, फिर से चेक कर लेते, sin 60 is 1 by म्यू, तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2/√3, ये हमारे पास आंसर आ गया। हाँ तो अब ज्यादा सही आंसर है, तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2/√3। तो करेक्ट आंसर ऑन फॉर रेंज ऑफ म्यू, म्यू लेस देन इक्वल टू √2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2/√3। हाँ ठीक है, चलो ये मैंने गलत रख दिया था वहां, अब सही आ गया आंसर। आया समझ में अब? तो ये कंडीशन आएगी म्यू पे। अब किसी भी बच्चे ने मुझे ये तो रिप्लाई दिया नहीं था, ईशान बोल रहा है सर बहुत, बट जो फर्स्ट केस में अपन ने फॉर्मूला यूज किया वो डेल्टा मिनिमम के लिए है सिर्फ। हाँ ये फॉर्मूला तो डेल्टा मिनिमम के लिए, बिल्कुल सही, और इसमें मैंने डेल्टा मिनिमम थोड़ी डाला है, इसलिए तुम बोल रहा हो इससे जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन आएगी इससे। देखो मैंने लिखा क्या है ना, यस सर ये एज क्या लिख रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी मैसेज आ रहा है आपके, इतना मैसेज एकदम समझ करा करो। सर वो फर्स्ट केस में आपने फॉर्मूला यूज किया वो तो ठीक है, देख लिया अपन ने। सर ये आगे क्या लिखा है, फिर ये आगे कंडीशन ही नहीं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। पत्थर बोल रहा है सर √2 कहाँ से आया उस इक्वेशन से, ये रखो यार, ये डेल्टा की वैल्यू रखो इसके अंदर, आएगा मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा 60 डिग्री है, तो रुको 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 चेक कर लेते हैं। यहाँ 60/2 30 आएगा, sin 30, यहाँ 60 प्लस डिविएशन 90, तो ये आएगा मेरे पास 1/√2, ये 2, हाँ तो √2 आएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है चलो वहां पे a और डेल्टा की वैल्यू रखो, a 60 डेल्टा इज 30, तो ये सॉल्व करो तो √2 आ रहा है। क्लियर अथर्व? अथर्व इज दिस क्लियर? ओके चलिए, तो ये अपन ने कुछ एक दो क्वेश्चंस देखे प्रिज्म बेस्ड। अब एक नई चीज लिखिए, स्मॉल एंगल प्रिज्म। नेक्स्ट चीज लिखिए स्मॉल एंगल प्रिज्म, स्मॉल एंगल प्रिज्म। स्मॉल एंगल प्रिज्म, देखो अगर किसी प्रिज्म का प्रिज्म एंगल बहुत छोटा कर दिया जाए, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, ए कितना है, तो ए इज फ्यू डिग्रीज। ठीक है, ए बहुत छोटा है, कितना है तो फ्यू डिग्री, मतलब 2 डिग्री 5 डिग्री 6-7 डिग्री इस टाइप से कुछ दे दिया है।
देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट लिमिट कि ए इससे छोटा होना चाहिए, बट वी शुड बी एबल टू अप्लाई अप्रोक्सीमेशन। इतना छोटा है कि हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। अगर ये है तो ऐसे प्रिज्म को अपन बोलते हैं स्मॉल एंगल प्रिज्म। अगर स्मॉल एंगल प्रिज्म पे मान लीजिए कि अपना जो स्टैंडर्ड केस हो रहा था वो हो रहा है, लाइट रे आ रही है और जो हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम है वैसा कोई डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे लाइक दिस। इन दिस केस हम तो जानते हैं कि इसमें आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा हम लिख सकते हैं, है ना, आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा लिख सकते हैं। और आई और ई की कंडीशन अपन स्नेल्स लॉ से लिख सकते हैं, साइन आई इक्वल टू हो जाना चाहिए म्यू साइन R1 और साइन ई हो जाना चाहिए म्यू साइन R2। ये स्नेल्स लॉ से लिख सकते हैं। यहाँ तो अभी मैंने कुछ अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया, जो स्टैंडर्ड अपनी इक्वेशंस होती है वो लिखी है अपन ने। बट हमें याद है R1 प्लस R2 ए होता है, और ए तो मैं बहुत छोटा बोल रहा हूँ, बट R1 प्लस R2 इज ए, बिकॉज ए बहुत छोटा है तो R1 R2 भी बहुत स्मॉल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट R1 एंड R2 आर वेरी स्मॉल। बहुत छोटे छोटे से एंगल से R1 और R2 बहुत छोटे छोटे से एंगल है। अब R1 R2 बहुत छोटे छोटे से एंगल है तो आई और ई भी तो बहुत छोटे छोटे एंगल हो गए ना, अगर यही डायग्राम है तो, है ना। सो आई कैन ऑल्सो टेक आई एंड ई आर ऑल्सो स्मॉल, ये भी छोटे छोटे एंगल से। सारे एंगल छोटे छोटे हैं। जब एंगल बहुत छोटे छोटे होते हैं तो हम साइन को नियरली आई लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इज नियरली थीटा, तो यहाँ मैं वो अप्रोक्सीमेशन लगा दूंगा। सो आई कैन राइट आई नियरली एज म्यू R1, साइन आई को मैंने वो लिख दिया तो आई विल बिकम म्यू R1 और ई सॉरी म्यू R2। ये बात समझ में आई? मैंने अप्रोक्सीमेशन लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या कहा है, ये डायग्राम है, ऐसा डायग्राम बना हुआ है, इसी तरह का केस है। अगर इसी तरह का केस है और मैं R1 R2 को छोटा बोल रहा हूँ, R1 R2 स्मॉल है, तो डेफिनेटली फिर आई और ई भी छोटे ही होंगे। ये वाला डायग्राम है। अगर नहीं समझ में आया? चलो आगे। अब ये आई और ई की वैल्यू उठाकर रख देते हैं डिविएशन वाले फॉर्मूले में। सो आई विल गेट आई प्लस ई विच इज म्यू R1 प्लस म्यू R2 आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। यहाँ म्यू कॉमन लो, R1 प्लस R2 इज ए, तो देखो डिविएशन क्या आ रहा है, म्यू ए माइनस ए, और ए कॉमन ले सकते हो तो ए इंटू म्यू माइनस वन। तो स्मॉल एंगल प्रिज्म से जो डिविएशन है ना वो ए इंटू म्यू माइनस वन ही आ गया, ए इंटू म्यू माइनस वन ही आ गया। स्मॉल एंगल प्रिज्म क्रिएट्स अ डिविएशन ऑफ नियरली ए इंटू म्यू माइनस वन। आ रहा समझ में ये, है ना। चलिए अब इसको लगाने के लिए कंडीशन क्या क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले को लगाने के लिए कि इंसिडेंस एंगल स्मॉल हो, पर इंसिडेंस एंगल जब लार्ज होता है ना तब भी यही रिलेशन आ जाता है। आप अगर इसको भले इंसिडेंस एंगल बड़ा कर दो तब भी रिलेशन तो ये आ जाता है। आप इसको चेक करने के लिए ऐसा कर सकते हो कि स्मॉल एंगल प्रिज्म से जो मिनिमम डिविएशन और मैक्सिमम डिविएशन है दोनों निकाल के देखो, तो दोनों आपको अप्रोक्सीमेट करके समझ में आ जाएगा कि इसके क्लोज ही आ रहा है। ठीक है, दोनों आपको अप्रोक्सीमेट करके समझ में आ जाएगा इसके क्लोज ही आ रहा है। ठीक है, तो जब भी स्मॉल एंगल प्रिज्म है तो डिविएशन जो प्रिज्म क्रिएट करेगा वो हम हमेशा यही ले लेते हैं, एक कांस्टेंट एंगल आ जाता है। चलिए बात समझ में आई क्या? ये एक कांस्टेंट एंगल से डिविएट हो जाती है लाइट रे। तो अब इस पे बेस एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं, पहले क्वेश्चन कर लो फिर नोट कर लीजिएगा सारी चीजें। तो देयर इज अ स्मॉल एंगल प्रिज्म प्लेस्ड हियर, इसका मैंने प्रिज्म एंगल आपको दे दिया 3 डिग्री, और इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैंने दे दिया आपको 2 है। इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको दिया 2 है। एंड देयर वाज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो इस पर फॉल कर रही थी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इससे फॉल कर रही थी। फिर यहाँ पर एक मिरर है, ठीक है, मिरर से लाइट बीम टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी। आपको बताना है नेट डिविएशन क्या होगा। नेट डिविएशन ऑफ, एक ही रे दिखा देता हूं मैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक रे दिखा दी। नेट डिविएशन ऑफ लाइट रे करो। मिरर इज एग्जैक्टली पैरेलल टू स्मॉल एंगल प्रिज्म। चलो एक आंसर आया सुशांत का, चेक करते। हसनैन का भी आंसर आया। हसनैन थोड़ा सोचो अच्छे से।
कई बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, अभी चेक करते हैं अपन। नहीं, वापस से करो। ठीक है, चलो मैक्सिमम बच्चे आंसर दे रहे हैं। अब मैं करके बताता हूँ आपको, है ना, तो यू कैन चेक कि आपका सही है कि गलत है। देखो, सबसे पहले जो लाइट रे है वो पहले स्मॉल एंगल प्रिज्म से पास हो रही तो उसको थोड़ा डिवाइड कर देता है। कितना डिवाइड करता है स्मॉल एंगल प्रिज्म? स्मॉल एंगल प्रिज्म से डिविएशन जो क्रिएट होता है वो होता था a इंटू म्यू, म्यू इज 2 माइनस 1, तो ये आएगा 3 डिग्री का। स्मॉल एंगल प्रिज्म ने 3 डिग्री से लाइट को बेंड कर दिया, तो ये लाइट रे जो ऐसे सीधी से जा रही थी वो ऐसे 3 डिग्री से बेंड हो गई। अब मिरर पे टकराएगी तो मिरर के नॉर्मल से भी तो 3 डिग्री पे आ रही है, तो मिरर ने फिर इसको रिफ्लेक्ट करा होगा तो फिर से 3 डिग्री पर डिविएट हो गई होगी, फिर से इस तरह से कुछ आ रही होगी वो, है ना, हॉरिजॉन्टल से 3 डिग्री पे। अब ये लाइट रे तो वापस प्रिज्म से पास हो सकती है ना, क्योंकि एंगल तो बहुत छोटे है, वो तो मैंने बहुत बड़ा एंगल दिखाया है, तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे लाइट रे एकदम नीचे से प्रिज्म से पास ही नहीं हो पाएगी। इन रियलिटी दिस एंगल 3 डिग्री इज वेरी स्मॉल, तो दिस इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल जा रही है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल वापस आ रही है, तो डेफिनेटली प्रिज्म से फिर से पास होगी, है ना, डेफिनेटली प्रिज्म से अगेन पास होगी लाइट रे। तो प्रिज्म को अब हमें दिख रही है लाइट रे कि हॉरिजॉन्टल से 3 डिग्री के एंगल पे आ रही थी, और प्रिज्म से पास हुई तो प्रिज्म से वापस से 3 डिग्री से डिवाइड कर देगा। स्मॉल एंगल प्रिज्म का डिविएशन 3 डिग्री का होता है, यहाँ पे 3 डिग्री का था, तो ये प्रिज्म से फिर से 3 डिग्री का डिविएशन एक बार और हो जाएगा। अब हमें नेट डिविएशन बताना है, तो इंसिडेंट और फाइनल आउटगोइंग को कंपेयर करो। इंसिडेंट जो लाइट रे आ रही थी वो एकदम हॉरिजॉन्टल आ रही थी, फिर हॉरिजॉन्टल से 3 डिग्री पे मिरर से रिफ्लेक्टेड लाइट आई और वो 3 से और यहाँ बेंड हो गई, तो एक तरह से देखो तो इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड के बीच में, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में आपको यहाँ से 6 डिग्री का एंगल दिख रहा है, तो 6 डिग्री थोड़ी डिविएशन बोल देंगे अपन, डिविएशन तो होता है इंसिडेंट की डायरेक्शन और रिफ्लेक्टेड लाइट जो फाइनल लाइट है उसके बीच का एंगल, तो ये एंगल रिपोर्ट करना चाहिए, दिस एंगल विल बी 174। हमें जो एंगल रिपोर्ट करना चाहिए वो ये एंगल होना चाहिए, तो दिस एंगल शुड बी 174। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 174। सभी बच्चे देख लीजिए अच्छे से, कोई डाउट तो बताइए मुझे। इंसिडेंट की डायरेक्शन फाइनल आउटगोइंग की डायरेक्शन के बीच का एंगल 174, तो डिविएशन इज 174। सर डिग्रीज रेडियन से कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्या? एंगल लिखने में डिग्री रेडियन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसआई में हमें रेडियन में लिखना चाहिए, और एंगल्स ही लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जब डिस्टेंस वगैरह निकालनी हो आपको तो फिर आप रेडियन में एंगल लेते हैं, है ना। अगर आप आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, तब आपको रेडियन में लेना चाहिए। ओके, नोट हो गया क्या सब? साधु ये चलो, फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे और बताना था, वो और देख लेते हैं अपन। सपोज एक ऑब्जेक्ट था, वो बिल्कुल हमारी आईज के लाइन में था, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में था, है ना, लेकिन हमारे और आईज के बीच में, ऑब्जेक्ट और आईज के बीच में किसी ने स्मॉल एंगल प्रिज्म रख दिया, ऑब्जेक्ट और आईज के बीच में किसी ने स्मॉल एंगल प्रिज्म रख दिया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट था जो बिल्कुल हमारी आईज के अलाइनमेंट में था, पर उस ऑब्जेक्ट और हमारी आईज के बीच में किसी ने स्मॉल एंगल प्रिज्म रख दिया, लाइक दिस, है ना। तो क्या हो जाएगा वो देखते हैं अपन। देव का मेरे पास डाउट आया कैसे 174, तो मतलब 180 माइनस 6 174 ही तो होगा देव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है ऐसा मैं मानता हूँ, ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है ऐसा मैंने मान लिया, है ना। तो जो लाइट रे बिल्कुल सीधी सीधी आ रही थी, पहले वो आइज में आराम से आ पा रही थी, लेकिन अब प्रिज्म की वजह से वो डिविएट हो जाएगी, तो वो डिविएट हो जाएगी डेल्टा एंगल से, लाइक दिस, एंड दिस डेल्टा इज वेरी स्मॉल। हम जानते हैं कि डेल्टा बहुत स्मॉल है,
है ना। वो अभी आपको ऐसा लग रहा है आइज में अंदर नहीं आ पाएगी लाइट रे, पर वो आ जाएगी आराम से, बिकॉज डेल्टा इज वेरी स्मॉल। सो दिस डेल्टा एंगल से लाइट रे डिविएट हो गई। प्रिज्मा एंगल वाज वेरी स्मॉल, तो डेल्टा इज आल्सो वेरी स्मॉल। ठीक है, अब एक और लाइट रे इमेजिन करते हैं इस ऑब्जेक्ट से आने वाली। सपोज मैंने मान लिया कि दूसरी लाइट रे डेल्टा एंगल पर ही आ रही थी। ऐसी सिंपलिसिटी के लिए मैं बना अच्छे से पाऊंगा, इसका कोई और लॉजिक नहीं है कि डेल्टा एंगल क्यों मान रहा हूं मैं, बस सिंपलिसिटी के लिए। ठीक है, तो ये एकदम सीधी सीधी जाने के बदले अब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, डेल्टा एंगल से डिवाइड होगी तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, है ना। तो मैं इसको बना अच्छे से पाया, इसलिए मैंने इसको इस तरह की लाइट रे चूज करी थी। ठीक है, तो दोनों लाइट रे डेल्टा एंगल से डिवाइड होकर बाहर मिल रही है हमें। एक लाइट रे बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल हो गई, बिल्कुल हमारी आइज के अलाइनमेंट में आ गई, और दूसरी लाइट रे डेल्टा एंगल डिवाइड होकर ऐसे जा रही है। तो क्या ये डायग्राम समझ में आया आपको? पहली चीज तो क्या डायग्राम क्लियर है? यस। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो दिस टू लाइट रेस आर एक्चुअली डाइवर्जिंग, और इन्हें जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ऑब्जेक्ट से नहीं आ रही है, इन्हें पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ऑब्जेक्ट से नहीं आ रही है। देखो मैं ब्लू कलर से इन्हें पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये एक लाइट रे जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई थी उसे पीछे एक्सटेंड करा, और जो डेल्टा एंगल पे आ रही थी उसे पीछे एक्सटेंड करा। इफ यू एक्सटेंड देम बैकवर्ड्स, आपको ऐसा लगेगा जैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी पॉइंट से आ रही है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट था ब्लैक कलर में, और जो प्रिज्म से डिविएशन की वजह से अब हमें यहाँ पर से लाइट रे आते दिख रही है। सो ऑब्जेक्ट की हमें शिफ्टेड पोजीशन पे इमेज दिख रही है। दिख रहा है क्या आपको? बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ रेस हमें ऑब्जेक्ट की एक इमेज दिखने लग गई। सो ड्यू टू स्मॉल एंगल प्रिज्म व्हेन आई ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट, वो मुझे थोड़ा सा शिफ्टेड दिखता है, मुझे कुछ एंगल पे बेंड हो गया। चलो, कितने एंगल से बेंड हुआ है? ये देखो यहाँ डेल्टा एंगल था, तो इधर भी ये एंगल डेल्टा होना चाहिए वाला, दिस एंगल शुड बी डेल्टा। इसको यहाँ दिखा देता हूँ मैं, ये वाला डेल्टा है ना, ये एंगल डेल्टा है। ये समझ में आया क्या डेल्टा है ना? बस अब ये डेल्टा एंगल अगर आपको पता है, ये डिस्टेंस ए पता है, और डेल्टा इज वेरी स्मॉल, ए इज वेरी लार्ज, मैंने बोला ही था शुरू में ऑब्जेक्ट दूर है, तो ए इंटू डेल्टा ये डिस्टेंस लिख सकते हैं आर्क लेंथ जैसा मान के। आर्क लेंथ हो जाएगी ये डिस्टेंस, दिस इज आर्क लेंथ। तो ये आर्क लेंथ जैसा मान के हम लिख सकते हैं दिस शुड बी ए इंटू डेल्टा। So shift of object's position is by distance a delta. Shift by object's position is by distance a delta. Shift by object position is by distance a delta. Now to use this formula, आपको यहाँ डेल्टा रेडियन में लेना चाहिए, यहाँ डेल्टा रेडियन में होना चाहिए, पुट डेल्टा इन रेडियन, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लीकेबल ही नहीं है। जब आप एंगल इंटू रेडियस इक्वल टू आर्क लिखते हो, आर्क लेंथ लिखते हो, तो उसमें एंगल शुड बी इन रेडियन, तो रेडियन में होगा तभी सही आंसर आएगा। चलो, समझ में आया क्या ये? देखिए सभी बच्चे, इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट? ओके, बच्चों का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, यस वेरी गुड, सबको क्लियर है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा बिगिनर बॉक्स में। ठीक है, तो ये अपना प्रिज्मा का जो बेसिक है वो तो कवर हो चुका है। अब प्रिज्मा में डिस्पर्जन बचा है अपना, डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन से पहले एक काम करते हैं, क्योंकि बिगिनर बॉक्स बहुत सारे बच्चे डिस्कशन के, तो वो कंप्लीट करते हैं और फिर अपन डिस्पर्जन वगैरह पढ़ लेंगे। ठीक है, डिस्पर्जन वैसे भी जेई एडवांस में नहीं आता है, जेई मेंस में आता है सिर्फ, तो जेई मेंस के हिसाब से पढ़ना रहता है उसे। तो पहले अपन डिस्कशन कर लेते हैं। खुशहाल पूछ रहा है रेडियन नहीं होगा तो डायमेंशन ही खराब हो जाएगी। ठीक है, चलो डिस्कशन। बताइए लेंस के बिगिनर बॉक्स में, आई होप ये नोट कर लिया था, मैंने हटा दिया आपको। लेंस के बिगिनर बॉक्स में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि अभी रिसेंट में अपन ने लेंस पढ़ा है, तो विल स्टार्ट विद लेंस। लेंस के बिगिनर बॉक्स में जो भी डाउट हो पहले तो वो बताओ। मैं मेरे पास बिगिनर बॉक्स ओपन कर रहा हूं, आप लोग आपके पास ओपन कर लीजिए। जस्ट अ सेकेंड। EP4 मॉड्यूल है,
सो EP4 आप सबको मिल चुका था, तो उसमें बिगिनर बॉक्स लेंस का जो है, देखो ये तो प्रिज्म आ गया मेरे पास, 7 बिगिनर बॉक्स 7, 8, 9, 3 बिगिनर बॉक्स लेंस पे बेस्ड है, 7, 8, 9, ठीक है। चलो, तो BB7 में कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट इन BB7? BB7 में कोई डाउट? जिसको डाउट है बस वो भेज दीजिए अपना लिख के। निमित क्वेश्चन 5 BB7 का है क्या? निमित क्वेश्चन 5 BB7 का है क्या? यस, ओके, BB7 का क्वेश्चन 5। A magnifying lens is a focal length 10 centimeter. Magnifying lens मतलब convex lens ही होती है, is a focal length 10 centimeter. Where should the object be placed if the image is to be 30 centimeter from the lens? Image 30 centimeter पे चाहिए, V30 चाहिए, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताना है और मैग्निफिकेशन बताना है। तो ये तो मतलब फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा, इसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, देखो इमेज की डिस्टेंस जो है, आई थिंक उन्होंने ये सोचा है कि इमेज की डिस्टेंस प्लस माइनस दोनों हो सकती है। एक बार अगर रियल इमेज बन रही तो पॉजिटिव भी आ जाएगा, वर्चुअल इमेज के केस में नेगेटिव भी आ जाएगा, तो दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। लिमिट, देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, आई थिंक इसलिए उन्होंने ए और बी दो आंसर्स दिए। ओके, एनी अदर डाउट इन BB7? BB7 में कोई भी डाउट हो तो भेज दीजिए। BB7 में कोई डाउट? चलो, कोई डाउट नहीं आ रहा मेरे पास। BB8 में कोई डाउट? BB8 में 12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आया पहले मेरे पास, ठीक है, 5 करते हैं अपन, ठीक है, 5 फिर 8, एक एक करके पहले 5 और 8 करते हैं, फिर अभी मत भेजना, पहले 5 और 8 करते। 5, in the diagram the arrow is real object of length 0.1 centimeter. What is the size of the image obtained after the light rays passing through the lens? The lens is equiconvex with r equal to 5. देखो ऑब्जेक्ट म्यू इक्वल टू 2 में रखा है और फिर उसे म्यू इक्वल टू 1 में लेंस से वहां से देखा जा रहा है, तो लेंस को ऑब्जेक्ट की रियल डिस्टेंस नहीं दिखाई देगी, इट विल ऑब्जर्व इट्स एपरेंट डिस्टेंस जो अपन ने शिफ्ट से निकाली थी। तो वो कैसे निकाल सकते हैं अपन? ऑब्जेक्ट म्यू इक्वल टू 2 में है, 2 में 10 सेंटीमीटर है, फिर 10 सेंटीमीटर एयर में, और लेंस देख रहा है एयर से, तो लेंस को ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिखाई देगी ये शिफ्ट, अपने जो फॉर्मूला पढ़ा था ना अपने एपरेंट डिस्टेंस, ये कर दिया अपन ने। पहले तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या आएगी, उसके बाद पूछ क्या रहे वो लोग, लेंस की फोकल लेंथ वगैरह निकाल लेना, फिर इमेज की डिस्टेंस बता देना, फिर क्या बचा है, तो यू आ गया तो वी निकाल लेना। अब लेंस की फोकल लेंथ निकाल के रेडियस 5 सेंटीमीटर दिए और कैसी लेंस है वो इक्वी कॉन्वेक्स है, तो फोकल लेंथ भी 5 आ जाएगी। अगर म्यू 1.5 है, हाँ देखो म्यू 1.5, फोकल लेंथ भी 5 आ जाएगी, तो यू पता है, वी निकाल लेना, हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं वो, मैग्निफिकेशन पूछ रहे क्या, हाँ साइज ऑफ इमेज पूछ रहे हैं। तो जब प्लेन सरफेस से रिफ्रेक्शन होता है ना, तो ऑब्जेक्ट का साइज चेंज नहीं होता, उससे साइज चेंज नहीं होता। तो प्लेन सरफेस से रिफ्रेक्शन के बाद तो ऑब्जेक्ट का हाइट जो दिखेगी 1 ही दिखेगी, 0.1 ही दिखेगी, बस जो लेंस है वो क्या मैग्निफिकेशन क्रिएट करेगी, उससे इमेज की लेंथ निकाल लेना। समझे? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? फिफ्थ वाला अच्छे से क्लियर है क्या? सर उससे आंसर अलग आ रहा है। नहीं, आंसर अलग नहीं आएगा, कुछ आपने गलत करा है, आंसर अलग नहीं आएगा इसका। आपने क्या अलग आ रहा है, मतलब क्या करा आपने? मैंने जो कहा वो सब सुना अच्छे से, आपने एग्जैक्टली सेम करा था क्या? सर हाँ बोलिए। सर वो फर्स्ट सरफेस जो है ना, हाँ, उससे भी मैग्निफिकेशन कुछ होगा, क्योंकि सर मैंने कैलकुलेट किया तो वो उसका आधा आ रहा है, मतलब कैसे? सर ट्रू में? मैग्निफिकेशन अपन निकालते हैं तो अगर दो वो है लेंस है तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। तो पहली सरफेस लेंस नहीं है? हाँ बट सर उसको हाँ। कर्व सरफेस मान के सॉल्व किया। अच्छा, कर्व सरफेस मान के कैसे सॉल्व करेंगे बताओ मुझे। मतलब कर्व सरफेस नहीं, मतलब उसमें ही फॉर्मूला लगा दिया, फोकल लेंथ उसकी जीरो जीरो मान ली। नहीं मतलब फॉर्मूला लगाया? सर 2 मिनट।
सर हाँ बोलो। सर इसमें मैंने भी कर्व सरफेस मान के किया था इसे, तो इसमें जब सबसे पहले अपन वो निकालते हैं कि लेंस को कहाँ से दिख रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसमें मैंने किया था कि इसकी रेडियस इंफिनिटी मान ली थी। हाँ ठीक है, उसमें अपन लगा देंगे mu2 by b माइनस mu1 by u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 by r, तो r तो इंफिनिटी है तो वो 0 हो जाएगा। आर इंफिनिटी तो 0 हो गया ये टर्म, ठीक है फिर। हाँ, तो इससे अपने पास v तो आ जाएगा। हाँ, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था? mu1 by mu2 into p by u होता है। हाँ तो ये तुम्हें दिख नहीं रहा ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या बता रहा है ये? अच्छा, क्या हुआ? सर वैलिड नहीं है फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला वैलिड है, देखो ये 0 हो ना तो ये 1 आएगा रेशियो, दिखा 1 आया। ओके सर। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते थे, इससे भी 1 ही आ रहा है। मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही दिखता है। इनफैक्ट आप खुद सोचो यार, कोई विंडो से कोई ऑब्जेक्ट देखा आपने, कोई प्लेन विंडो होती है कांच की, तो क्या उससे आपको ऑब्जेक्ट का साइज शिफ्ट चेंज दिखता है? क्या शिफ्टेड दिख सकता है ऑब्जेक्ट का साइज, बदला हुआ थोड़ी दिखता, समझे? चलो आगे आते हैं अपन, फिर क्वेश्चन नंबर 8 अपन ने क्लास में करा था, वैसे ही क्वेश्चन है ये। डायमीटर ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 6 दिया है, तो उसकी रेडियस सामने से देखने पे 3 हो जाएगी। थिकनेस सेंटर की दे दी है, मैंने क्वेश्चन जो आपको दिया था उसमें थिकनेस पूछी थी, इन्होंने थिकनेस दे दी है। तो यस, सोहम बोल रहा है हो गया। और किसी को कोई डाउट? चलो 8 के अलावा किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर बिगिनर ऑफ 8 का 1, हाँ बिल्कुल सही करा आपने, क्या नाम है, प्रचेत, बिल्कुल सही करा। और क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, मेरा एक डाउट, 9 आ रहा है और 10 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। As shown in figure, a spherical air lens of radius 10 centimeter is cut in glass 1.5 cylinder. Determine the focal length of the nature of the lens. तो इसमें क्या समस्या है, वो लगा दो अपना लेंस मेकर फॉर्मूला। बाहर का मीडियम 1.5 है और लेंस के अंदर का 1, तो ये हो जाएगा। और 2 आंसर से देखो, 2 क्वेश्चन से इसके, है ना। दूसरा जो क्वेश्चन है, बी पार्ट भी है इसका, उसमें mu2 का लिक्विड फिल कर दिया है, तो सेकंड केस की भी फोकल लेंथ निकालना, तो 2 आंसर्स होंगे पीछे, है ना। फर्स्ट केस का एक आंसर, सेकंड केस का एक आंसर, ठीक है। चलो, और करना कैसे है, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है। तो इज दिस ओके? मतलब अब उसमें मैं क्या बताऊं, और मुझे लगता है आगे कैलकुलेशंस करना है, बस कैलकुलेशन सही करो, आंसर आएगा। इज देयर एनी अदर डाउट इन क्वेश्चन 9? नो, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 और डाउट आया था मेरे पास। The distance between 2 point sources of light is 24 centimeter. Find out where you will place the converging lens of focal length 9. The images of both sources are formed at same point. तो ये जो क्वेश्चन है, ऐसा होने के लिए कि 2 सोर्स है, उनकी इमेज एक ही लोकेशन पर बने, ऐसा होना चाहिए कि एक सोर्स की जो लेंस ने वर्चुअल इमेज बनाई और दूसरी सोर्स S2 की जो इसने रियल इमेज बनाई, वो एक ही पॉइंट पे आएगी। तो S1 की वर्चुअल और S2 की रियल एक ही पॉइंट पे आएगी, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये मानना है कि S1 यहाँ से x डिस्टेंस पे है, तो S1 की इमेज जहां बन रही है, वो मानना है कि लेंस के पीछे बन रही वर्चुअल है, और दूसरे की जो रियल इमेज आएगी वो एक ही पोजीशन पर है। यस, स्पर्श बिल्कुल सही, ठीक है। इज दिस क्लियर? ओके, बताइए आप BB8 में इज देयर एनी मोर डाउट? BB8 का क्वेश्चन 6 भी आया मेरे पास, BB8 का क्वेश्चन 6। The diagram shows a mirror system. If after 2 reflections the image and the object coincide with each other, then the value of radius of curvature of the concave mirror is equal to. After 2 reflection, object की image
ऑब्जेक्ट पर ही है, दो रिफ्लेक्शन के बाद। और जो डायग्राम दिख रहा है ध्यान से देखो, तो ऑब्जेक्ट से मिरर पे पहले लाइट स्ट्राइक ही नहीं कर सकती, ऑब्जेक्ट से लाइट पहले कॉन्केव मिरर पे स्ट्राइक ही करेगी। फिर यहाँ से लाइट रे मिरर पे गई और मिरर ने रिफ्लेक्ट करी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऐसा लग रहा है जैसे ऑब्जेक्ट से आ रही है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर ने ऑब्जेक्ट पे बना दी, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा 6 में, तो मिरर अगर यहाँ इमेज बना रहा है, देखो ये डिस्टेंस a है, तो मिरर को लगना चाहिए कि मेरे से आगे a डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था। इसका मतलब ये जो कर्व्ड मिरर है, इसने कर्व्ड मिरर से देखो 4a पे ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज खुद से ये डिस्टेंस a, ये a, तो ये 2a पे बना दी। मतलब कर्व्ड मिरर के लिए u था -4a और v आ गया -2a। कर्व्ड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट देखो 4a पे था, है ना, और मिरर ने यहाँ इमेज बनाई a पर, तो मिरर को आगे a पर ऑब्जेक्ट की इमेज दिखनी चाहिए कर्व्ड मिरर वाली, तो वो मिरर से 2a पर है, तो v और u पता है, तो कर्व्ड मिरर की रेडियस निकाल सकते हो, फोकल लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बच्चों का आया है। पैरेलल बीम हो जानी चाहिए यार, देखो लेंस से पास करने के बाद तो अपना काम हो जाएगा। ये अगर यहाँ से लाइट रे पैरेलल हो जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फोकल लेंथ पे रख दो, क्या दी है इसकी फोकल लेंथ, जो भी फोकल लेंथ है उस पर रख दो ऑब्जेक्ट को, तो बीच की डिस्टेंस से फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा कितनी क्यों, सिंपल दिमाग लगाना था। आया 12? चलो BB8 में और कोई समस्या? ओके, और आप लोगों को सॉल्यूशंस भी भेजे थे हमने बिगिनर बॉक्स के, है ना, सभी बच्चों को सॉल्यूशन भेजे थे ग्रुप में, तो आप लोग जो डाउट आ रहे हैं वो अगर सिर्फ एक बार देख लेते सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ जाता। ठीक है, मैं पूछने का मना नहीं कर रहा हूँ, बट आपको मतलब ट्रिवियल क्वेश्चन जो होते हैं ना वो कर लेना चाहिए। ओके, और सारे बिगिनर बॉक्स के सॉल्यूशन है, सारे इवन बिगिनर बॉक्स के सॉल्यूशन है ना एक फाइल में है कॉमन, और सारे ऑड वाले अलग अलग फाइल में। ठीक है, तो वो बच्चे ढंग से देखते नहीं है तो उनको दिखता ही नहीं है फिर बीबी, है ना। चलो, और आप ही के ग्रुप पे प्लेलिस्ट की लिंक थी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब BB9 पे आ जाते हैं, तो BB9 में एक फिफ्थ तो मेरे पास डाउट आया ही है, फिफ्थ के अलावा कोई डाउट है क्या? BB9 में फिफ्थ के अलावा कोई डाउट है क्या? सेकंड आया मेरे पास, सेकंड, तो सेकंड में समस्या क्या है ये बताओ, सेकंड में डाउट क्या है? convex surface of thin concavo convex lens of glass refracted 1.5 radius 20, the concave surface radius of curvature is 60, the concave side is silvered in the place on the surface, where should object place to access so image is found at the same place। ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट में बनना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को C पर रख दो, C आता है 2F पर, तो फोकल लेंथ निकालो, इक्विवेलेंट क्या आएगी, उसके डबल पे ऑब्जेक्ट रख दो, ये आंसर होना चाहिए। तो सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आपको ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पे मतलब C पर रख दो। ठीक है, अब फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं इस तरह के सिस्टम की, वो आपको पता ही थी, तो हो जाएगा क्या? इसमें डाउट क्या था, दिक्कत क्या आ रही थी आपको ये बताओ? इसमें प्रॉब्लम क्या थी? जिसका भी डाउट है क्वेश्चन में, उसको दिक्कत क्या थी बता भी नहीं रहे हो, देखो इस क्वेश्चन में समस्या क्या थी? कोई समस्या ही नहीं थी, बहुत बढ़िया। चलो फिर 9th 5th पे आ जाते हैं अपन। ओके सुशांत, है ना, अब हो जाएगा। चलो 5th क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो 5th क्वेश्चन में एक्चुअली आप अगर रे डायग्राम बनाओगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो, जो आपको लेंसेज का कॉम्बिनेशन दिया है, जो आपको लेंसेज का कॉम्बिनेशन दिया है 5th में, वो कुछ इस तरह का दिख रहा है मुझे डायग्राम, ऐसा, है ना। अब कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे सिर्फ पहली लेंस से भी पास हो सकती है,
सिर्फ दूसरी लेंस से भी पास हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन से हो जाए। ऑफ कोर्स वो सीधी सीधी नहीं जाएगी, मतलब ये तो मैंने ऐसे ही दिखा दी, ठीक है। सो देयर आर 3 रीजन्स जहां से लाइट रे पास हो सकती है। अगर फर्स्ट लेंस से पास करेगी, क्योंकि फर्स्ट लेंस का ऑप्टिकल एक्सिस इज एट डिफरेंट पोजीशन, सेकंड लेंस का ऑप्टिकल एक्सिस इज एट डिफरेंट पोजीशन, तो पहली और दूसरी लेंस है ना अलग अलग जगह इमेज बनाएंगी। जब वो अकेले अकेले इमेज जब बना रही है, तो ये लेंस और ये लेंस अलग अलग इमेज बनाएगी, और जब कॉमन दोनों से लाइट पास होगी तो तब तो लेंस ही बिल्कुल अलग हो गई, तो उसकी इमेज भी अलग होगी। 3 इमेजेस बनना चाहिए, समझ में? 3 रीजन से यहाँ पर जिससे लाइट रे पास हो सकती है, दैट्स व्हाई 3 इमेजेस विल बी फॉर्म। चलो हेमराम करते हैं अपन। और क्रिश पूछता है 2 रीजन से कैसे बनेगी। एक तो ये रीजन अकेली इस लेंस से पास हुई, एक तो इस अकेली लेंस से लाइट रे पास हुई, और जब कॉमन रीजन भी कुछ, तो कॉमन रीजन से लाइट रे पास होगी तो दोनों की एक की बनाई हुई इमेज की दूसरी लेंस इमेज बनाएगी, तो इसे 3 इमेज बनेगी। क्रिश क्लियर? कैसे बनेगी ये नहीं पूछा आपसे, 3 बनेगी ये समझ में आ रहा है? आपसे पूछा नहीं कि कहाँ बनेगी क्या है, वो फोकल लेंथ वगैरह दी नहीं है तो वो नहीं कर सकते अपन, पर अपन 3 बनेगी ये समझ सकते हैं। चलिए फिर मेरे पास एक ना कुछ मैसेज आया था बड़ा सा, सर इलस्ट्रेशन 57 में सेकंड मेथड थी इक्वेशन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने की यूज नहीं निकाली रही है, उससे नहीं निकल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इलस्ट्रेशन 57 का कहा ना कुछ, इलस्ट्रेशन 57 देखते हैं। हाँ इलस्ट्रेशन 57, pin is placed 10 cm from the front of a convex lens of focal length 20 cm made of a material having refractive index 1.5. The surface of the lens further from the pin is silvered and the radius of curvature 22. तो आपने गलत करा होगा, ये आपने इक्वी कॉन्वेक्स मान लिया होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के अलग दिए, फोकल लेंथ 20 और एक सरफेस की रेडियस 22 दी है, तो उसमें गलती कुछ कर दी होगी। ठीक है, निकलेगी ऑफ कोर्स, ये सब देखा था उसमें दोनों रेडियस अलग अलग है। तो बस ऐसा होगा ही नहीं कि आंसर सेकंड मेथड से नहीं आ सकता। ठीक है, अपन गलत कर रहे हैं यही हो सकता है, आंसर नहीं आया ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपन कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक, चलो बच्चे पूछ रहे हैं इलस्ट्रेशन करना चाहिए का। यस, इलस्ट्रेशन करना चाहिए, जितने भी मॉड्यूल में क्वेश्चन है वो सब करना चाहिए आपको। और ये तो मतलब 11th से बता रहे हैं आपको कि पैकेज तो पूरा 100% सॉल्व होना चाहिए आपका। तो इलस्ट्रेशन हो गया, इसमें एनसीईआरटी कॉर्नर होता है जिसमें एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो भी करना चाहिए, है ना। पूरा पैकेज आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है उसमें, उसमें सब करना चाहिए। ठीक है, चलो अब फिर मेरे पास एक डाउट आया, पैराबोलिक रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो मिरर अगर पैराबोला होगा तो पैराबोलिक रिफ्लेक्शन होगा, और पैराबोला में शायद 11th पढ़ा है आपने, तो मुझे नहीं लगता उसमें मुझे कुछ ज्यादा बताना चाहिए। ठीक है, सारी लाइट रे उसमें फोकस से पास करेगी, उसमें स्फेरिकल वाली प्रॉब्लम नहीं होती। चलो तो तीनों लेंस के बिगिनर बॉक्स कंप्लीट। अब प्रिज्म के बिगिनर बॉक्स पे आ जाए। बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। एक मेरे पास डाउट आ रहा है एनसीईआरटी पैकेज से करनी चाहिए या पूरी पढ़नी चाहिए। देखो एनसीईआरटी के आपको सारे क्वेश्चंस एक बार तो करना चाहिए, है ना। आप कभी भी कर सकते हो, यहाँ जब हमारा पूरा टॉपिक हो जाए उसके बाद करना चाहिए हमेशा। ठीक है, एनसीईआरटी क्योंकि आपको भाई अपने लिए तो सब कुछ एनसीईआरटी से आएगा, तो एनसीईआरटी तो अपन को करना ही चाहिए। ठीक है, चलो अब प्रिज्म के बिगिनर बॉक्स कर लेते हैं पहले, फिर बाकी जो बचा है करते करेंगे अपन। पहले प्रिज्म का बिगिनर बॉक्स बताओ। BB10, प्रिज्म का बिगिनर बॉक्स BB10 करा है सबने? यस, कुछ बच्चे बोल रहे नहीं करा, कुछ बच्चे बोल रहे यस। देखो मैंने तो होमवर्क दिया था आपको प्रिज्म के बिगिनर बॉक्स का, जिन्होंने नहीं करा वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं। अगर ऐसा करते तो कल संडे था, आपको करना चाहिए था। अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए खुद सिंसियर नहीं हो तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता।
जितने बच्चे बिगनर बॉक्स वगैरह करते नहीं है, होमवर्क करते नहीं है, वो सब बच्चे सिंसियर नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चा सिंसियर नहीं है वो कभी कहीं नहीं पहुंच सकता जीवन में, ठीक है। तो ये समझ लो आप। BB10 बताओ क्या क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास डाउट आया है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नंबर 2 और 10। चलो पहले 2 कर लेते हैं। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म A एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज cot A/2। द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला लगाओ, इसमें करना क्या है। हाँ, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल A है और मटेरियल का म्यू cot A/2 है। cot A/2 म्यू है। म्यू का फॉर्मूला होता था sin A प्लस डेल्टा मीन बाय 2 अपॉन sin A/2, और म्यू को क्या दिया है cot A/2। cot होता है cos बाय sin। इकट्ठा सॉल्व करो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो sin ऑफ A/2 प्लस डेल्टा मीन बाय 2, तो sin A प्लस B का फॉर्मूला लगाओ, ओपन करो, सॉल्व करो, हो जाएगा, ठीक। हो जाएगा आगे। इसके आगे मैथमेटिक्स है। उसके बाद 4th आया मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4। द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल 90 फॉर व्हिच लाइट मे बी ट्रांसमिटेड। बोला है लाइट मे बी ट्रांसमिटेड, है ना। तो जब प्रिज्म का एंगल A और C और 2C के बीच में होता है तब भी लाइट ट्रांसमिट हो सकती है। लाइट ट्रांसमिट नहीं हो, इसी कंडीशन होती है A ग्रेटर देन 2C, और लाइट ट्रांसमिट हो जाए मे बी पॉसिबल, तो A लेस देन 2C होना चाहिए। आंसर शुड बी A लेस देन 2C। इससे सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि लाइट मे बी शब्द लिखा है, मस्ट नहीं लिखा। मस्ट लिखा होता तो A लेस देन C करते, अभी A लेस देन 2C करेंगे क्योंकि मे बी लिखा है। चलो इसका 10 पे आ जाओ, कि बीच में कुछ है। बीच में किसी को कुछ और। नो, चलो 10 पे आ जाते। 10 में एक बीम ऑफ लाइट आ रही है जिसमें दो वेवलेंथ है, 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 5000 एंगस्ट्रॉम, दो वेवलेंथ की लाइट बीम आ रही है। अब उन्होंने क्या बोला है कि वैल्यू ऑफ बी सच दैट द कंडीशन ऑफ TIR एट फेस AC जस्ट सेटिस्फाइड फॉर वन ऑफ द वेवलेंथ एंड नॉट फॉर अदर। तो किसी एक ही वेवलेंथ के लिए ऐसा होना चाहिए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उस पॉइंट पे वो A ही है, देखो, तो वो एक के क्रिटिकल एंगल के से थोड़ा सा बड़ा हो, किसी एक वेवलेंथ के, है ना। और दूसरी की लाइट रे बाहर आ जाना चाहिए। देखो जस्ट सेकंड सॉल्व करते हैं अपन। क्रिटिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/μ। अगर आपको ए एंगल ए के क्रिटिकल एंगल से बड़ा चाहिए और दूसरे के क्रिटिकल एंगल से छोटा चाहिए, आपके पास दो वहां पर देखो वेवलेंथ है, दो वेवलेंथ तो 2μ, है ना। तो आपको प्रिज्म एंगल किसी एक के क्रिटिकल एंगल से बड़ा चाहिए और दूसरे के क्रिटिकल एंगल से छोटा चाहिए। इसका मतलब C2 शुड बी ग्रेटर देन C1। सिंपल सी बात है, तभी होता हो सकता है ना। C2 शुड बी लेस देन C1। अब C जो होता है क्रिटिकल एंगल वो साइन इनवर्स 1/μ होता है, और म्यू जो है वो लैम्डा बढ़ाने से कम होता है, लैम्डा के रफली इनवर्सली डिपेंडेंट होता है। तो म्यू क्योंकि लैम्डा से इनवर्सली और C म्यू के इनवर्स, तो C एक्चुअली लैम्डा पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो जो बड़ी वेवलेंथ उसका म्यू बड़ा होगा, तो 5000 एंगस्ट्रॉम का जो हमारे पास क्रिटिकल एंगल होगा वो ज्यादा होगा और 4000 एंगस्ट्रॉम का कम होगा। क्यों कहा मैंने, क्योंकि म्यू रफली 1/λ पे डिपेंड करता है, एग्जैक्ट नहीं है, वो याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं, है ना। इसको ऐसा याद रख सकते हो, म्यू डिक्रीजेस व्हेन लैम्डा इंक्रीजेस, और म्यू कम तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा, तो लैम्डा ज्यादा म्यू कम तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा। तो 5000 एंगस्ट्रॉम का जो क्रिटिकल एंगल होगा वो ज्यादा होगा और 4000 एंगस्ट्रॉम का क्रिटिकल एंगल कम होगा, है ना। ये चीज तो अच्छे से समझ में आ रही होगी अपन को। अब हमें ये पता है क्वेश्चन में कि अब ये जो A है वो C2 से छोटा और C1 से बड़ा होना चाहिए, और C1 C2 तो हम निकाल सकते हैं। तो C1 C2 निकालेंगे तो अपन को कंडीशन मिल जाएगी, दोनों तरफ साइन ले लो, साइन C1 शुड बी लेस देन साइन A, इट शुड बी लेस देन साइन ऑफ C2, साइन C1 हो जाएगा 1/μ1
साइन ए क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखना वहां पे लिखा हुआ है 0.8 या ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। साइन ए 0.8 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे साइन C2 वो हो जाएगा 1/μ2, और μ1 μ2 दो वेवलेंथ का, म्यू के साथ तो वेवलेंथ का रिलेशन दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, तो वो उठा के रख देना, तो उससे कंडीशन आ जाएगी और उसको सॉल्व कर देना आगे, ठीक है। चलो, तो म्यू की जो कंडीशन दी है, म्यू दिया है 1.2 b/λ², वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करना 1.2 + b/λ² और इसको सॉल्व करना आगे, फिर हो जाएगा। इसके आगे कर पाएंगे क्या? अब इसके आगे पूरा मैथमेटिक्स है, जो इसमें फिजिक्स था मेनली वो बता दिया, इसके आगे हो जाएगा। चलो बच्चे बोल रहे हैं यस, बहुत बढ़िया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बी एंड डिविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म, तो कांस्टेंट बी यहाँ से निकल जाएगा और फिर डिविएशन निकालना है प्रिज्म का। तो जो लाइट बाहर आ रही है ना वो डिविएट होगी, तो देखो डायग्राम में उन्होंने दिखाया 5000 की बाहर आ रही है, तो 5000 की बाहर आ रही है, उसका डिविएशन क्या है वो निकाल देना आप, ठीक है। चलो अब करते हैं, एक मेरे पास डाउट आ रहा है, पेज 44 लास्ट 2-3 पॉइंट इन टेबल, पेज 44 लास्ट 2 and 3 पॉइंट इन टेबल। क्या है टेबल देखते हैं अपन, पेज 44 पे आते हैं सबसे पहले, जस्ट अ सेकंड, पेज 44। हाँ गलत लिखा हुआ है, जस्ट बिफोर एफ एंड टूवर्ड्स सी। अच्छा जस्ट बिफोर एफ बोला है, फोकस पे बोला है उन्होंने, है ना। तो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज इंफिनिटी पे जाती है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अलग सिचुएशन होगी और फोकस और सी के बीच में अलग सिचुएशन होगी, तो ऐसा कुछ बताया उन्होंने, ठीक है क्रिश, थोड़ा सा दिमाग लगाओ समझ में आएगा वो। और सी और पी क्या है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी पोल। चलो उसके बाद पहले वाले बिगिनर बॉक्स जो बचे उस पर आ जाते, तो बीबी 7, 8, 9 हुआ है अपना, बीबी 7, 8, 9, 10 हुआ है, तो 7 से पहले 6 भी कर लेते हैं अपन, बीबी 6 क्लाउड सरफेस रिफ्लेक्शन, मेरे पास ओपन कर रहा हूं मैं, जस्ट अ सेकेंड, बीबी 6। चलो बीबी 6, तो इसमें मुझे दिख रहे हैं टोटल 8 क्वेश्चन, बताओ क्या डाउट है बीबी 6 में। क्वेश्चन 2 निमित, बहुत सड़ा है क्वेश्चन 2, ज्यादा दिमाग लगाते हैं इसलिए गड़बड़ होती है। समस्या क्या है क्वेश्चन 2 की बताओ, प्रखर निमित जिसको भी डाउट है क्वेश्चन 2 में समस्या क्या है बताओ, व्हाट इज योर डाउट। कॉमन, फिर से निमित, कैन यू आस्क दिस ऑन माइक। सर हाँ हाँ सर, ये क्वेश्चन 2 में जो राइट वाला पोर्शन है जिसका म्यू 4/3 है, हाँ इसकी वजह से कोई शिफ्ट क्यों नहीं आता इमेज डिस्टेंस में। देख, उन्होंने एक लाइट में चल रही है, जो अपन कर्व सरफेस पे लगाते हैं उससे आ जाता है आंसर 30 सेंटीमीटर, लेकिन वो जो राइट वाला पोर्शन है उसकी वजह से कोई शिफ्ट क्यों नहीं आ रहा। मेरा जो यहाँ डायग्राम देख, जो लाइटर यहाँ से यहाँ गई, क्या वो पीछे जा रही है, क्या वो एक्चुअली उस मीडियम में जा रही है, नहीं सर। तो उससे शिफ्ट क्यों आएगा। अच्छा ठीक है। रे डायग्राम बनाया करो, ऑप्टिक्स में जब तक रे डायग्राम बनाओगे नहीं आपको सब चीज समझ नहीं आएंगे, तो रे डायग्राम बनाना मस्त होता है, ठीक है। चलो और कोई डाउट इसके बाद, 6 क्वेश्चन नंबर 6 आया मेरे पास, 6 the distance of objects from the center is, I find the size of image is real and inverted। तो इस केस में ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होता है उस केस में अपन क्या करते हैं बोलो, यहाँ पे छोटा ऑब्जेक्ट दिया है, क्या करेंगे, डीवी और डीयू ले लेंगे ना, ऑब्जेक्ट का साइज इज लाइक डीयू, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस,
and dv is size of image along principal axis. तो dv by du का रिलेशन नहीं निकाल सकते क्या आप? हाँ, dv by du का रिलेशन निकाल सकते हैं? यस, है ना? चलो dv by du का रिलेशन इसमें मैं बता देता हूँ, वो आता है mu1 by mu2 into v by u का होल स्क्वायर। ये आता है mu1 by mu2 into v by u का होल स्क्वायर, ये आता है, तो इसका ध्यान रखिएगा, mu1 by mu2 into v by u का होल स्क्वायर। चलो और बताओ, और कोई डाउट? इसके अलावा और कोई डाउट? इस बिगिनर बॉक्स में और कोई डाउट? नहीं? चलो बहुत बढ़िया, तो ये बिगिनर बॉक्स कंप्लीट अपना। इसके पहले के बिगिनर बॉक्स भी आपको सॉल्यूशन देखो भेज दिए हैं, तो एक बार आप सब सॉल्यूशन देख लेना, है ना? एक बार सॉल्यूशन देख लो, जिससे आपके डाउट थोड़े से कम हो जाएंगे। कुछ ट्रिवियल सा डाउट हो अगर तो वो खत्म हो जाएगा, कुछ फिर भी ज्यादा समय, एक बार क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट करो जो नहीं आए थे, और उनका सॉल्यूशन देख लो, है ना? उसके बाद भी जो डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? चलो, तो अपना डिस्कशन यहाँ तक तो हो गया प्रिज्म तक। अब प्रिज्म में एक छोटा सा पोर्शन बचा अपना डिस्पर्जन, डिस्पर्जन, तो वो अब अपन चलो नेक्स्ट क्लास से करेंगे डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन के अलावा फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे फिर ह्यूमन आई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अपना जो पूरा ऑप्टिक्स है उसमें सारी चीजें हो गई है। ह्यूमन आई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये पोर्शन एससीबी में एक अलग ही चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो उससे आप अलग से देख सकते हो। अदरवाइज एससीबी में जो ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का चैप्टर है वो पूरा हो गया है, तो आप उसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है? चलो, और फिर एक सेकंड, बहुत सारे बच्चों की कुछ लिखा हुआ चीजें आ रही है, जस्ट अ सेकंड। अब्रेशन पढ़ना है, आप लोग व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो। यस, अब्रेशन पढ़ना है तो अब्रेशन देख लेंगे अपन। वैसे अब्रेशन इतना मेंस के लिए है। फिर सर एक टॉपिक है नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय, हमको नहीं पढ़ाया था। नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय क्या आपको 10th में पढ़ाते हैं? वो दो मिरर कुछ एंगल पर रखे हो तो उसके बीच में ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनती है? तो ऐसा तो है नहीं कि आपको आता ही नहीं है, ठीक है? ओके, सो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या करेंगे पहले तो बता देता हूं मैं। नेक्स्ट क्लास में पहले तो डिस्पर्जन बचा हुआ है अपना, डिस्पर्जन कंप्लीट करेंगे, डिस्पर्जन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो आप एससीवी की और अपने मॉड्यूल की एक्सरसाइज, पहले प्रायोरिटी मॉड्यूल की एक्सरसाइज होगी, देन एससीवी की एक्सरसाइज। तो पहले मॉड्यूल की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर एससीवी की एक्सरसाइज, ठीक है? इज दैट क्लियर? चलो, तो पहले डिस्पर्जन पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज डिस्कशन वगैरह जो भी है वो सब होगा, है ना? तो ये अपना नेक्स्ट क्लास का ऑर्डर रहने वाला है। चलिए बच्चों, ठीक है, फिर आज मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ईशांत अभी हो ही रही है, दिख ही जाएगा आपको। चलिए बाय सबको, टेक केयर।